हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं क्लास 12th का डिज़ाइन सब्जेक्ट। डिज़ाइन सब्जेक्ट के लिए मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ सारे यूनिट का वन शॉट वीडियो बना दो। तो आज करने वाले हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन। बच्चों, इस पूरे यूनिट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड में आ सकते हैं। तो पूरी की पूरी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो के साथ साथ सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर्स को लिख सको और रट्टाफिकेशन ना करो। क्योंकि इस सब्जेक्ट के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड के जो होते हैं वो आपके स्ट्रैटेजी वाले होते हैं, जहां पे आपको अपना दिमाग लगाना होता है, क्रिएटिव माइंड अप्रोच लगानी होती है। अगर आप मेरे साथ समझते हुए क्वेश्चंस को करोगे, आई एम टेलिंग यू कि आपके फुल मार्क्स गारंटी है। शुरू करते हैं चीट नोट्स। पहले अब हम इस फ्लो चार्ट को समझेंगे, इसके बाद हमें क्वेश्चन ही करने हैं। पहले फ्लो चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फ्लो चार्ट है जो कि आपको डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, पूरे यूनिट 1 में सिर्फ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस की बात करी हुई है कि कैसे एक डिजाइनर क्रिएटिव थिंकिंग को सोचता है और क्रिएटिव कॉन्सेप्ट को आगे लेके आता है। सबसे पहला स्टेप होता है एम्पैथाइज करना। एम्पैथाइज का मतलब क्या है? कैसे आपको अगर एक डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए पहले एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, तभी तो आप एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बना पाओगे। तो एक प्रॉब्लम क्या होगी, उसके साथ आपको एम्पैथी लेके आनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सोचना पड़ेगा कि एम्पैथाइज करने के लिए सोसाइटी में किस चीज़ की डिमांड है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी ऑन ग्राउंड टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे लैंप में सिर्फ येलो कलर की लाइट जल रही है तो लोगों से जाके आपको पूछना पड़ेगा कि आपको क्या डिफिकल्टी आती है, क्या परेशानियां हो रही है, क्या क्या फीचर्स आपको एक प्रोडक्ट में चाहिए। तो एम्पैथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सेकेंड चीज होती है डिफाइन। डिफाइन का मतलब ये है कि आपने जो भी लोगों से प्रॉब्लम्स को समझा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली, उनके साथ एम्पैथी फील किया, उसके बाद आप उन सारी प्रॉब्लम्स को क्या करोगे, उन्हें डिफाइन करोगे। यू नीड टू बेसिकली राइट डाउन, ब्रेनस्टॉर्म, और उन प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द आप अपना दिमाग लगाओगे सो दैट आप एक क्रिएटिव आंसर के साथ, दैट इज योर यूजर सॉल्विंग, बेसिकली यूजर सॉल्विंग प्रोडक्ट बना पाओगे, राइट। तो आपको पहले डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद आपको उन्हें आइडिएट करना है। आइडिएट के बाद मतलब, आइडिएट का मतलब क्या है कि आप उन आइडियाज को कैसे, एक आइडियाज कैसे आपके दिमाग में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक प्रोडक्ट, एक प्रॉब्लम को लिया, उस प्रॉब्लम को आपने डिफाइन किया कि मुझे एक ऐसा लैम्प बनाना है जिसमें मल्टी कलर लाइट हो, फॉर एग्जाम्पल। तो उसके बाद आप उसमें आइडियाज़ के लिए, क्या वो लाइट फ्लोरसेंट वाली होगी, क्या वो लाइट आपकी फेरी लाइट होगी, उसकी क्या शेप होनी चाहिए, उसके लिए आपको आइडियाज़ जनरेट करने पड़ेंगे। और जब आप बहुत सारे आइडियाज़ एक डिज़ाइनर बनाता है, उसके बाद उसको क्या बनाना पड़ता है, प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है। प्रोटोटाइप का बनाने का मतलब क्या है, आप एक उसका सैम्पल लैम्प बनाओगे। ऐसा तो नहीं है ना आपके दिमाग में जो भी आइडिया है आप उसके एक बार में 100-150 पीस बना दोगे और मार्केट में ले जाओगे। पता नहीं आपका आइडिया क्या पता फेल हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, चाहे कोई भी डिज़ाइन हो, ये आपका टेक्सटाइल डिज़ाइन भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन भी हो सकता है, कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले उन आइडियाज़ का आपको प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, मतलब एक पीस बनाना पड़ता है। उस एक पीस को आप क्या करते हो, मार्केट में टेस्ट करते हो। ठीक है, आपने एक पीस बनाया, आपने शॉपकीपर्स को जाके दिखाया, या फिर आपने लोगों से सर्वे करवाया। ये जो लोग सर्वे करवाते हैं क्या होता है, ये बेसिकली यूज़र फीडबैक होता है कि भाई हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, क्या आपको पसंद आया, क्या ये मेरे आइडियाज़ का जो मैंने प्रोटोटाइप बनाया। फॉर एग्जांपल, मैंने एक टी शर्ट बनाई, उन टी शर्ट को पहले मुझे, अब मैंने आइडिया लेके टी शर्ट बनाया, लोगों की डिमांड को समझते हुए बनाया। अब उन लोगों के पास वापस जाऊंगी मैं ये दिखा के कि देखो मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये डिज़ाइन बनाया, ये कॉन्सेप्ट बनाया। तो फिर वो मुझे फीडबैक देंगे, उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग करना। प्रोटोटाइप बनाया, उसके बाद हम उन्हें टेस्टिंग करेंगे मार्केट में, अलग अलग लोगों से फीडबैक लेंगे, फिर प्रोटोटाइप में चेंजेस करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे और फिर प्रोटोटाइप में चेंजेस करेंगे। तो ये पूरा 5 स्टेप का डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस होता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड में बनता है इस यूनिट में से। अब क्वेश्चन जो बनेगा वो सीधा नहीं बनेगा कि भाई डिफाइन क्या होता है, आइडिएट क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है। क्वेश्चन थोड़े से घुमाकर आते हैं और उन MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहले ये है मेरा मास्टर क्वेश्चन बैंक। मास्टर क्वेश्चन बैंक में जैसे कि मैंने बोला सारे क्वेश्चंस कवर करें, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे सो दैट कि आप आंसर्स, अगर क्वेश्चन इसके बाहर से भी कुछ आए तो आप आंसर अपना दिमाग खोल के आंसर सही निकाल पाओ।
ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट विथ, ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन का मतलब क्या है, जहाँ पे आप कॉस्टिंग को दिमाग में रख के बनाते हो, ऐसा डिज़ाइन जिसको आप एस्थेटिक्स मतलब ब्यूटी को ध्यान में रखते हुए बनाते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी एंड यूज़र परस्पेक्शन मतलब क्या है, क्या आप यूज़र ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए बनाते हो, ऐसा डिज़ाइन जिसको आपको यूज़र परसेप्शन को दिमाग में रखते हुए बनाते हो, या अफोर्डेबिलिटी को दिमाग में रखते हुए बनाते हो। ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब ये है, आप लोगों की ज़रूरतों को ह्यूमन बेस्ड डिज़ाइन अगर आप बना रहे हो तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ ध्यान दोगे, ठीक है। कॉस्टिंग और ब्यूटी उसका पार्ट हो सकता है, पर पहले तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फेसबुक की ऐप बनानी है, इसमें वो भी एक डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है, तो मैं लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखूंगी कि लोगों को सबसे पहले ईजी लगना चाहिए मैसेज करते हुए, या यूज़र परसेप्शन क्या होता है माइंड में, उन चीज़ों को मैं ध्यान में रखूंगी। इन विच Gestalt law do we automatically fill in the gaps between elements to perceive a complete image? बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको एक छोटी सी शेप बना के दूँ, है ना, तो हमारा माइंड क्या करता है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारा माइंड उसको ऑटोमेटिकली कंप्लीट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक आइस की शेप बना दूँ तो कुछ लोगों को वो फिश की शेप दिखाई देती है, कुछ लोगों को वो आई की शेप दिखाई देगी, कुछ को वो लोटस का पेटल दिखाई देगा। तो अलग अलग माइंड उसको अलग अलग चीज़ों से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इस लॉ को बेसिकली क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ क्लोजर, जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने कितनी बार देखा होगा छोटे छोटे स्टार्स बने होते हैं, टेसिलेशंस करी होती हैं स्काई के अंदर, तो क्या करते हैं लोग उन डॉट्स को जोड़ के ऑटोमेटिकली शेप्स बनाते हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ योर माइंड इज एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी क्या करती है, अपने आप डॉट्स को जोड़ के दे क्रिएट अ पैटर्न ऑटोमेटिकली। सो दैट इज योर गेसॉल्ट थ्योरी, जो कि आपको बोलती है दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ क्लोजर, ठीक है। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें लिखा भी है 2021-2022, तो यू कैन जस्ट रिलेट कि मैम ने कितना रिसर्च करके क्वेश्चंस निकाले होंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी इज अ प्राइमरी रिसर्च टूल यूज ड्यूरिंग द डिस्कवरी फेज ऑफ डैश पीपल। एथनोग्राफी कब यूज करी जाती है एज अ प्राइमरी रिसर्च? एथनोग्राफी यूज करी जाती है टू डिस्कवर ऑब्जर्व पीपल, बेसिकली इंटरव्यूइंग के टाइम पे, ऑब्जर्विंग के टाइम पे, डिस्कसिंग के टाइम पे, या फिर एनक्वायरी के टाइम पे। तो ये जो एक प्राइमरी रिसर्च होती है एथनोग्राफी, ये कब यूज करी जाती है? वाइल ऑब्जर्विंग द पीपल। व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द पीपल यू स्टार्ट डूइंग अ प्राइमरी रिसर्च ऑन देम। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट हैज़ 4 मेन स्टेजेस। कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना आईफोन लॉन्च करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना कोई भी एक टी शर्ट लॉन्च करनी है, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी उठा लो आप, ये भी हो सकता है वो आपका फ़ोन उठा लो, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स उठा लो, चाहे वो किसी का चैनल उठा लो, यूट्यूब चैनल उठा लो, कुछ भी उठा लो, तो उसके 4 मेन स्टेजेस होते हैं, है ना। क्या होता है, अब ये आपको ऑप्शन में दिया है, पहला डिफाइन, एम्पैथी, आइडिएट, टेस्टिंग। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के क्वेश्चन में डिफाइन, एम्पैथी, आइडिएट, टेस्टिंग को टिक लगा देते हैं, जो कि आपका बिग क्रॉस है। जब मैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करती हूँ, इसका मतलब प्रोडक्ट मार्केट में पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट ग्रोथ पकड़ेगा, फिर जाके वो एकदम मिच्योर आएगा और फिर वो डिक्लाइन होगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? आपने फॉर एग्जांपल आपने आईफोन 16 देखा होगा, जब मार्केट में लॉन्च हुआ तो धीरे धीरे लोगों को क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जाके उसने क्या हुआ, जब लोगों को इंट्रोड्यूस हुआ, एक दूसरे से लोगों को पता चला, उसने ग्रोथ पकड़ी, ग्रोथ पकड़ने के बाद उसने मैच्योरिटी ली, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पास आईफोन था, और उसके बाद वो क्या हो गया, मार्केट से निकल गया, क्योंकि अब सब लोगों के पास आईफोन आ गया, तो इट गेट्स डिक्लाइन। जैसे नोकिया आया आपका फ़ोन, तो ये हर प्रोडक्ट की साइकिल होती है जो कि ऐसे चलती है। अगर आपको डीप में पढ़ना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैंने कमेंट सेक्शन में पूरा आराम से आप लोगों के लिए विस्तार में समझा रखा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, प्लीज़ उसको पढ़ो। अगर 5 मिनट की वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, अ स्केल डाउन फिजिकल वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट यूज टू टेस्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। एक स्केल डाउन फिजिकल वर्जन, अगर मुझे एक प्रोडक्ट को टेस्ट करना है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप बोलते हैं।
वाई प्रोटोटाइप मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये कॉम बनाना है, तो अगर मुझे कॉम भी बनाना है तो इसकी शेप ऐसी होनी चाहिए, या ये सर्कल शेप का कॉम होना चाहिए, या ये ट्रायंगल शेप का कॉम होना चाहिए। उसके लिए पहले मुझे एक फिजिकल वर्जन प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। दैट इज़ बेसिकली मैं टेस्टिंग पीस भी बोलती हूँ, बेसिकली इंडस्ट्री में इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरी बेडशीट डिज़ाइन करनी है और वो भी 10,000 पीपल के लिए करनी है, तो मैं सीधा डिज़ाइन उठा के 10,000 छपवाऊंगी नहीं। पहले मैं एक पीस बनाऊंगी, उन लोगों को दिखाऊंगी क्या उन्हें पसंद आया। इन द डिज़ाइन इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फीडबैक। अगर आप कुछ बना रहे हो, अगर आप फीडबैक नहीं लोगे, पीपल विल नॉट लाइक यू, राइट, पीपल विल नॉट लाइक योर आइडियाज़। तो आपको पहले उनका, आप डिज़ाइनर वो हो जाता है जो क्लाइंट के लिए काम करता है, क्लाइंट के लिए। अब वो फैशन डिज़ाइनर हो, इंटीरियर हो, यूआई यूएक्स हो, एनिमेशन वीएफएक्स हो, कोई भी हो, जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हो आपकी प्रायोरिटी क्लाइंट होती है, आपको उन्हें दिखाना पड़ता है एक प्रोटोटाइप बनाकर। गाइज मैं जितना अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ मैं समझा रही हूँ, बीइंग अ डिज़ाइनर, एंड आई एम ग्लैड यू हैव दिस सब्जेक्ट इन क्लास 12th सो दैट आप इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग को समझ पा रहे हो। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ डिज़ाइनर इन फ्यूचर, all the very best, because I am also going to post a lot of stuff, आपको फ्री एक्सपोजर देने वाली हूँ मैं इंडस्ट्री का, लाइक what you can do it in futures, what are your design entrances, and what all free courses you can do it along with me. So I am going to post that, so do subscribe my channel. Now moving towards the next question. Sixth question, which type of thinking focuses on effectively tackling a problem rather than फिक्सेटिंग ऑन द ऑब्स्टेकल। तो क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर एग्जांपल इट कुड बी एनी प्रॉब्लम डिज़ाइन रिलेटेड, तो आपकी कैसी थिंकिंग अप्रोच होनी चाहिए। तो आपको कैसे सोचना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोचना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचना चाहिए, कन्वर्जन थिंकिंग सोचनी चाहिए, या लीनियर थिंकिंग। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट अ सॉल्यूशन, राइट। सो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि कोई भी डिज़ाइन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा रहा है और हमारा तो 11 मार्च को पेपर है, सो आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट, सो आई मेड अ वीडियो ऑन दैट, सो दिस इज अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। चलो सेक्शन बी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का आ जाता है। डैश इज द डैश फेज ऑफ द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। तो अगर हमने पूरे डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस को समझा था कि पहले कैसे हम लोग क्रिएट, बेसिकली पहले आप क्या करते हो, एम्पथाइज करते हो, फिर डिफाइन करते हो, फिर आइडिएट करते हो, फिर प्रोटोटाइप करते हो, फिर टेस्ट करते हो। तो आइडिएट कौन सा स्टेज है, थर्ड स्टेज है ऑफकोर्स, है ना। तो इसमें आइडिएट क्या है, आपका थर्ड फेज ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग है। ज़रूरी नहीं है वो थर्ड हो, अब वो ये भी मतलब बेसिकली ये तो थर्ड है, क्वेश्चन आपके ऊपर फर्स्ट फेज का भी आ सकता है। तो फर्स्ट में क्या लिखोगे, एम्पथाइज लिखोगे। Next is the psychological theory that explains how the human brain organizes visual elements into group. ये एक बेसिकली थ्योरी है, कैसे छोटे छोटे एलिमेंट से कैसे कि आपकी साइकोलॉजिकल थ्योरी काम करती है, जो कि छोटे एलिमेंट से पूरा एक ग्रुप यूनिफाइड कर देती है। तो इसको हम बोलते हैं गैसोल्ट थ्योरी। गैसोल्ट थ्योरी का काम ही है कि छोटे छोटे डॉट्स को मिलाना और एक बड़ा फिगर आउट पैटर्न बनाना, जो कि आपको कोई बोल नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कुछ भी शेप दिखाऊँ, अगर मैं ये शेप दिखा रही हूँ, मे बी ये शेप किसी को ब्रिज की शेप दिखाई दे, मतलब योर माइंड is very fast in conceptualizing। हम लोगों का जो माइंड है वो एक बात से काफ़ी सारे डॉट्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है, इसको हम गैसोल्ट थ्योरी बोलते हैं। अ डैश मैप इज़ अ विजुअल टूल यूज्ड बाय डिज़ाइन टीम टू गेन डीपर इंसाइट इनटू व्हाट देयर कस्टमर्स से। मेरा कस्टमर क्या चाहता है, फॉर एग्जांपल लोगों ने आईफोन जब रिलीज़ करा, मतलब आईफोन 17 अब आया, राइट, तो आईफोन 16 प्रो आया, तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी गई है कंज्यूमर पे कि हम हर साल आईफोन रिलीज़ कर रहे हैं, बट व्हाट वी हैव टू डू चेंजेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिज़ाइन साइकोलॉजी। एलजी क्या कर रहा है, हर साल फ्रिज बना रहा है, बट फ्रिज में क्या इनोवेशन करना है, अपने कस्टमर से हर रोज़ फीडबैक ले रहा है। वहाँ आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है, आपको क्या कोई कंफर्टेबिलिटी हो रही है, नहीं हो रही है, कैसे पहले 1 डोर था अब 2 डोर आपका फ्रिज आ गया, राइट। सो पीपल टेक फीडबैक एंड देन दे इम्प्लीमेंट और मार्केट में लॉन्च करते हैं। फीडबैक से ही डिज़ाइंस बनते हैं या फिर एक प्रॉब्लम से डिज़ाइंस बनते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि लोगों ने क्या करा, डीपर इंसाइट कस्टमर से ली टू थिंक एंड टू फील। तो जब वो डीपर इंसाइट कस्टमर से लेते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एम्पैथी बना रहे हो, आप अपने कस्टमर से एम्पैथी ले रहे हो कि हाउ वी कैन इम्प्रूव बेटर, सो दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथी। 10th क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस डिजाइन टीम शुड प्रमोट डैश थिंकिंग रादर देन
क्रिटिसाइजिंग अर्ली कॉन्सेप्ट। बेसिकली जो डिज़ाइन टीम्स होती हैं, जब आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो, ब्रेनस्टॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने एक आइडिया बनाया कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि एक मेरा एक प्रोजेक्ट है कि मुझे एक वीडियो बनानी है, तो मैंने इस पर ब्रेनस्टॉर्म किया, क्या मुझे डिज़ाइन थिंकिंग के लिए क्या मुझे पहले इनको एम्पैथी वगैरह पढ़ाऊँ, पहले ये बनाऊँ। तो पहले मैंने क्या करा, एक चार्ट बना के पूरा ब्रेनस्टॉर्म किया, व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, व्हाट दे नीड इट, अभी कम टाइम बचा है, सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, एंड देन आई थिंक व्हाट कुड बी द बेस्ट फॉर देम, लाइक आई एम फीलिंग फ्री आउट ऑफ द बॉक्स, और मैंने अपने डिज़ाइंस को नोट डाउन किया और उसके बाद बनाया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक शर्ट भी बनानी है तो आई शुड फील फ्री, लाइक फ्री आउट ऑफ द बॉक्स, कि मैं क्या क्रिएटिव, क्या नया कर सकती हूँ। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन डाल दूंगी तो कहीं ना कहीं मेरी क्रिएटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। सेक्शन सी क्या होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है। PYQs देख रहे हो, 2022-2021 में बहुत बार आपके जो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बने हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं जिससे कि आपको एक क्विक रिवीजन हो जाए PYQ का, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग एट वर्क। क्यों हमें डिज़ाइन थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर इन एनी इंडस्ट्री, डिज़ाइन थिंकिंग इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिज़ाइन। अब आप बोलोगे डिज़ाइन थिंकिंग का तो मतलब ये है कि आपको डिज़ाइन के बारे में सोचना है, नो, इवन इफ यू आर इन एनी इंडस्ट्री, दिस इज बेसिकली अ क्रिएटिव माइंड अप्रोच विच एवरीवन शुड हैव। तो पहला क्या होता है पॉइंट, इट फॉस्टर्स एन इन्वायरमेंट ऑफ इनोवेशन। आप इफ़ यू आर अ साइंटिस्ट, यू हैव टू थिंक लाइक हाँ मुझे कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आना है, तो उसके लिए क्या करोगे, यू विल फॉस्टर एन इन्वायरमेंट ऑफ इनोवेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आप क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, यू आर फॉस्टरिंग योर इन्वायरमेंट, एंड दिस इज हाउ द डिज़ाइन थिंकिंग वर्क्स। सेकेंड क्या है, इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ प्रोडक्ट फेलियर बिकॉज सॉल्यूशंस आर कॉन्टिन्यूसली टेस्टेड एंड प्रोटोटाइप। व्हेन यू आर एट 2 बेनिफिट्स बोल रहे हैं डिज़ाइन थिंकिंग के। डिज़ाइन जब आप सोचते हो तो आपकी इनोवेशन क्रिएटिविटी बाहर आती है। सेकेंडली क्या कह रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट फेल होगा, फॉर एग्जांपल अगर पहले सोच लेती एप्पल कंपनी की मेरा तो iPhone 17 फेल होगा, तो फिर क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले प्रोटोटाइप बनाया, लोगों को मतलब टेस्ट करवाया, एंड एक्चुअली में लोगों को पसंद आया। तो यही क्या होता है, ये आपका क्या है, एक प्रोडक्ट फेलियर का जो रिस्क है उसको कम कर देता है। यही एक बेसिकली एक रेस्टोरेंट की भी होती है। अगर एक रेस्टोरेंट है या फिर कोई भी एक ब्रांड होता है, तो व्हाट दे डू इज दे मेक अ स्मॉल प्रोटोटाइप, दे टेस्ट अमंग द पीपल, इज दिस वर्किंग, डू यू लाइक द टेस्ट ऑफ द माई लाइक फूड, एंड देन द रिस्क ऑफ द प्रोडक्ट गेट्स वेरी लेस, बिकॉज अगर लोगों को पसंद आ रहा है इट मीन्स वो मार्केट में चल जाएगा, राइट। What are the various tools used in empathize phase of research? जो empathize phase of research है, जो कि आपका phase 1 है, उसमें कौन कौन से tools को यूज़ किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला टूल होता है एथनोग्राफी, ठीक है। दूसरा टूल होता है आपका फोकस ग्रुप। तीसरा टूल होता है आपका कार्ड सॉर्टिंग। तो एथनोग्राफी क्या होता है, ऑब्जर्विंग यूजर इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। आप एथनोग्राफी का मतलब क्या है, सबसे पहला है कि आपको लोगों के साथ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको अपने आसपास की सराउंडिंग से अवेयर होना पड़ेगा, तभी तो डिज़ाइन बना पाओगे। अगर आप डिज़ाइन भी नहीं बनाना तो एक क्रिएटिव माइंड के लिए आपको प्रॉब्लम ढूंढने के लिए लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और इस ऑब्जर्विंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एथनोग्राफी बोलते हैं। सेकंड होता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या होता है, मॉडरेटेड डिस्कशन विद 5 to 10 यूजर्स। 5 यार आपने इन्वायरमेंट में गए, एथनोग्राफी करी, लोगों को ऑब्जर्व करा, अच्छा ये ऐसे खाता है, ये ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद अपना फोकस ग्रुप निकाला कि मुझे किन एरिया के लोगों के साथ काम करना है। लाइक इफ़ आई वांटेड टू लॉन्च माय वॉशिंग मशीन, तो मुझे अपनी वॉशिंग मशीन के जो मेरे यूजर्स हैं उन लोगों का एक फोकस ग्रुप बनाया और स्टार्ट डिस्कसिंग विद देम, लाइक डू यू व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, या आपको वॉशिंग मशीन के स्विच में प्रॉब्लम आती है, पानी भरने में दिक्कत आती है, उनसे हमने बात करी। थर्ड आपका आता है कार्ड सॉर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग हाउ यूजर कैटेगराइज इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने लोगों से इंफॉर्मेशन ले ली, यू गॉट टू नो अबाउट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट फीडबैक, नाउ यू नीड टू सॉर्ट लाइक व्हाट इज यूजफुल फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट, है ना। सब कुछ कहानियाँ लोगों से लेकर हर चीज़ काम की ज़रूरी नहीं है, तो यू नीड टू आइडिएट, यू नीड टू सॉर्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। व्हाट इज एम्पैथी मैप? एम्पैथी मैप क्या होता है, इट इज़ अ कोलैबोरेटिव विजुअलाइजेशन यूज्ड टू आर्टिकुलेट what a design team knows about a particular user type. एम्पैथी मैप क्या होता है कि ये एक विजुअलाइजेशन बनाई जाती है, एक मैप बनाया जाता है। एम्पैथी मैप का मतलब क्या है, बेसिकली मैं आपको बोलूँ तो एक चार्ट टाइप का बनाते हैं, जहाँ पे इट कैटेगराइज यूज़र रिसर्च इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। जहाँ पे आपको मैं एक बार एम्पैथी मैप दिखाती हूँ
क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि व्हाट इज़ एम्पैथी मैप। तो अगर मैं आपको दिखा दूँगी, यू विल गेट एन आइडिया। ये देखो, इस तरीके का मैप होता है। यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट में, इसको बोलते हैं एम्पैथी मैप, जहाँ पे बीच में सर्कल है और 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक में क्या है, व्हाट डज ही से और डू, व्हाट डज ही थिंक एंड फील, व्हाट डज ही सी एंड व्हाट डज ही हियर। बेसिकली ये बता रहे हैं कि एक जो कस्टमर है, ठीक है, ये डिज़ाइनर्स एम्पैथी मैप को बनाते हैं समझने के लिए कि क्या उस एक इंडिविजुअल का, क्या वो सुन रहा है, क्या वो फील कर रहा है, क्या वो देख रहा है और क्या वो बोल रहा है। इन चारों चीज़ों को हम एम्पैथी मैप में डालते हैं। क्या बोल रहा है वो, एक कोलैबोरेटिव विजुअल होता है टू आर्टिकुलेट अ डिज़ाइन टीम अबाउट ए पर्टिकुलर यूज़र टाइप। एक प्रोडक्ट के लिए, एक यूज़र के लिए ये बनाया जाता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, लोगों को क्या सोच रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, इन 4 चीज़ों पे काम किया जाता है। अभी मैंने दिखाया क्या होते हैं 4 क्वाड्रेंट। व्हाट डज दे सी से, व्हाट डज दे थिंक, क्या वो सोच रहे हैं, व्हाट दे एक्चुअली डू एंड व्हाट डज दे फील। ठीक है, कि अगर मैंने एक आईफोन लॉन्च किया, पीपल विल से समथिंग, पीपल उसको सोचेंगे, उसके बारे में उसको कैसा फील कर रहे हैं। ये चारों चीज़ों को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक कस्टमर को कैसा फील हो रहा है। तो क्लाइंट के ऊपर बहुत रिसर्च करी जाती है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी क्या होगा, कि अगर आपने रिसर्च करी होगी तो प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो आपकी बेसिकली वो हिट हो जाएगा मार्केट में। लिस्ट एनी 4 एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन। अगर एक प्रोडक्ट अच्छा है तो उसकी 4 क्या खासियत हो सकती है। पहला, ड्यूरेबिलिटी, कितने टाइम तक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डस्टर है, दिस इज़ अ प्रोडक्ट, किसी ने तो बनाया होगा ये डस्टर ना। अब ना व्हाट आई मीन बाय ड्यूरेबिलिटी, कितने टाइम तक ये चलेगा। अगर ये मैंने डस्टर खरीदा और आज ये बेकार हो गया, फेंक दिया, तो इट्स अ बैड प्रोडक्ट, राइट। फॉर अ कस्टमर, फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन और लाइक पीपल लाइक मी विल से कि कम से कम 1 महीना तो चलना चाहिए, राइट। एस्थेटिक्स, क्या ये सुंदर लग रहा है। यहीं पे शायद एक पिंक कलर का डस्टर होता तो शायद मैं ले लेती, और मे बी मतलब ब्लैक भी लिया मैंने, पिंक होता तो शायद मैं 2 ले लेती। यू नेवर नो, लाइक अगर एक अच्छा कलर होता या इसका डिज़ाइन अच्छा होता, अगर एक सर्कल शेप का होता तो शायद मुझे ज़्यादा पसंद आता। तो डिपेंड्स, तो इसको बोलते हैं एस्थेटिक्स। अभी इसमें कोई ब्यूटी नहीं है, ठीक है। तीसरा होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है क्या ये रिलायबल है। रिलायबल क्या मतलब, क्या मैं इस पर भरोसा रख सकती हूँ कि ये सही से काम करेगा। तो ये एक रिलायबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आईफोन लिया, कितने टाइम तक चलेगा, क्या ये सुंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या ये रिलायबल है, क्या इट्स ट्रस्टवर्दी। फोर्थ इज योर प्रोड्यूसिबिलिटी, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक प्रोडक्ट डिज़ाइन को देखते हुए क्या ये ईजी है, लाइक ईजी है बनाना, मतलब जो भी डिज़ाइनर बना रहे हैं, ये एक डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है कि अगर एक डिज़ाइनर एक डिज़ाइन को बना रहा है तो वो अच्छा डिज़ाइन तब होगा जब वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, उसमें ब्यूटी होगी, लोग उस पर भरोसा कर पाएँ। सेकेंडली, वो आसानी से बन पाए। एक डिज़ाइन बनाए जो कि बहुत मुश्किल से बन रहा है, 1 साल में जाके बन रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अगर दूसरे को भी चाहिए होगा तो दोबारा 1 साल लगेगा। तो समटाइम्स यू नीड टू थिंक अबाउट प्रोड्यूसिबिलिटी ऑल्सो, कि वो आसानी से बन पाए। तो इट्स अ डिज़ाइनर के ऊपर ये क्वेश्चन बनता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग क्या होती है और प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग क्या होती है। चलो पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग का मतलब ये है फिक्सेट ऑन द रीजन वाई अ प्रॉब्लम एमर्ज, कि ये प्रॉब्लम आए ही क्यों, एंड द लिमिटेशन सराउंडिंग इट लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, कि यार कभी कभार ये हो जाता है कि ये प्रॉब्लम आई ही क्यों। जैसे कुछ बच्चों को था कि फैशन स्टडीज़ के पेपर में उनको ये था कि इसके लिए तो कोई है ही नहीं, हम कहाँ से पढ़ेंगे, इतने पैनिक हो रहे थे। तो ये क्या होती है, प्रॉब्लम रिलेटेड, मतलब ये क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड सॉल्यूशन, जहाँ पे आप प्रॉब्लम के पीछे पड़े हो कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये उससे अच्छा आपको क्या रखना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, जहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम है बट नाउ यू हैव टू ओवरकम दैट इशू, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एम्पावरिंग द डिज़ाइनर्स, तो वहाँ पे आपको डिज़ाइनर्स को एम्पावर करना है। ये किसी भी, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ये सब्जेक्ट डिज़ाइन के साथ साथ ओवरऑल टॉपिक्स में इंक्लूड करता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग रखना, कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये ग्लास की शेप ऐसी क्यों है, अगर ये सिपर की शेप ऐसी क्यों है, इसको पीने में इतनी दिक्कत आ रही होगी, उससे अच्छा मुझे इस पर ध्यान रखना चाहिए अगर इसकी शेप ये है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जिससे लोगों को और इजीली और कंफर्ट मिले इसको पीने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। अब
अब हम आ जाते हैं लॉन्ग 4 मार्कर क्वेश्चन जो कि पेपर में आने के हाई 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 चांसेस हैं। जो कि पहला क्वेश्चन बनता है द 5 फेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कौन से 5 डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस हैं। मैंने पहले ही बोला था जो चार्ट मैं दिखा रही हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस चार्ट के ऊपर ही देखो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। ठीक है, पहला आता है आपका एम्पथाइज। इंडस्ट्री में कोई भी अगर एक मशीन भी बन रही है, फॉर एग्जांपल स्टिचिंग मशीन बन रही है, या फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में एक डिज़ाइन बन रहा है, न्यू एसी बन रहा है, नया एयर कंडीशनर बन रहा है, तो पहले क्या करोगे, रिसर्च करोगे। सीधा बनाने तो नहीं बैठोगे। तो रिसर्च क्या होती है, आपको यूज़र की नीड्स के बारे में समझ रहे हो, साइकोलॉजिकल बैरियर समझ रहे हो कि क्या उनकी साइकोलॉजी में चल रहा है, या फिर फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, राइट, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फील्ड उठा के देख लो, हर चीज़ में फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक मतलब फॉर एग्जाम्पल इवन इफ़ यू आर टीचिंग समबडी, तो यहाँ पे फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर होनी चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, रिसर्च बेस होती हैं। रिसर्च का मतलब ये है जहाँ पे आप यूज़र की नीड, साइकोलॉजिकल बैरियर और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू के थ्रू समझ रहे हो। दूसरा होता है डिफाइन, जहाँ पे आपने लोगों के ऊपर रिसर्च कर ली, अब उन रिसर्च को एनालाइज करो। एनालाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा भी है, सिंथेसाइज द रिसर्च टू फॉर्मुलेट अ क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जब आप लोगों पे रिसर्च करते हो ना, तब आपके पास पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आप प्रॉब्लम बनेगी तब जब आप लोगों से रिसर्च करोगे। आपको क्या पता कि मुझे इस सिपर से पानी लेने में प्रॉब्लम आती है ना। अब कोई तो मुझसे पूछेगा ना कि आपको इस सिपर में पानी पीने में प्रॉब्लम आता है, नहीं आता, या फिर इस सिपर में पानी डालते ही क्या इसका टेस्ट तो नहीं बदल जाता। पीपल विल हैव सम क्वेश्चंस, मैं उनको फीडबैक दूंगी, तब एक प्रॉब्लम बनेगी कि हाँ ये सिपर के जगह हमें एक न्यू डिज़ाइन लॉन्च करना चाहिए। तो प्रॉब्लम बनती है जब आप लोगों पे रिसर्च करोगे, है ना। सीधा ये नहीं कि मुझे एक ब्रांड लॉन्च करना है तो मैं क्या लॉन्च करूँ, पहले लोगों से पूछो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, उसके ऊपर एनालाइज करो और तब जाके एक अपना प्रोजेक्ट, अपना जो स्टेटमेंट है उसको लिखो। तीसरा स्टेप आता है आइडिएट। फॉर एग्जाम्पल आपने को प्रॉब्लम भी पता चल गई, अब क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम पता चल गई तो अब आप उस पर ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर इस सिपर के डिज़ाइन को हमें सॉल्व करना है तो उसके क्या क्या तरीका हो सकते हैं। क्या मैं इसमें पिकॉक शेप सिपर बना दूँ, या फिर मैं इसमें सिपर के साथ नीचे लाइट दे दूं कि अगर रात को कोई सिपर पिए तो उसे पता चल जाए सिपर कहाँ रखा है। मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, अगर इस सिपर के ऊपर लाइट लगी होगी तो पता चल जाएगा ना रात में भी कि वो लाइट चमक रही है, अच्छा ये मेरा सिपर यहाँ रखा है, नहीं तो मुझे लाइट ऑन करके ढूंढना पड़ेगा। तो इट्स अ प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तभी उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो आप बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। चौथा पॉइंट होता है प्रोटोटाइपिंग। अगर आपने कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हो, कोई भी आइडिया आपने सोचा है तो उसका पहले प्रोटोटाइप। अब मैंने सोचा लाइट वाला सिपर बनाऊँ, तो लाइट वाला सिपर बना के हज़ारों पीसेस मार्केट में थोड़ी लॉन्च कर दूंगी। पहले एक लाइट वाला सिपर बनाऊंगी, फीडबैक लूँगी क्या ये मुझे दिक्कत हो रही है और लोगों को भी दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है। उसके ऊपर फीडबैक लेने के बाद तब जाके मतलब एक टेस्टिंग करूँगी, है ना, प्रोटोटाइप बनाऊँगी, अपने आइडिया को इनएक्सपेंसिव टैंजेबल तरीके से आइडिया को बनाऊंगी और उसके बाद उस प्रोटोटाइप से मैं क्या लूँगी, गैदर फीडबैक, आइडेंटिफाई एंड रिफाइन द आइडियाज़। तो मैं क्या करूँगी, उनसे फीडबैक लूँगी, वो कुछ चेंजेस बोलेंगे, उस डिज़ाइन में चेंजेस करूँगी फ्लॉज निकाल के, एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट मेरा रेडी होगा। डिस्कस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये 2 टॉपिक्स आई थिंक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ साइकिल के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है बेटा, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है। प्लीज़ जाके चैनल पे देख के आओ, थोड़ा सा टाइम अपनी ज़िंदगी का 5 मिनट निकालो और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पूरा देख के आओ। ढंग से बताया हुआ है, पूरा चार्ट भी बना हुआ है उसमें कि पहले इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, और बहुत अच्छी तरीके से आपको डिक्लाइनिंग स्टेज के बारे में बताया हुआ है। जाके ज़रूर देख के आना। मैं अब सीधा क्वेश्चन आ रही हूँ, व्हाट आर गेसोल्ट प्रिंसिपल। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे कि देखो अभी हमने एक लॉ इसका पढ़ा था, लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर में क्या था, जहाँ पे आपके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं कि लोग अपने आप कंबाइन करके पूरा का पूरा पैटर्न बना लेते हैं। इसी तरीके से लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं गेसोल्ट प्रिंसिपल होता क्या है। गेसोल्ट प्रिंसिपल ये होता है जो कि डिस्क्राइब करता है हाउ द ह्यूमन आई परसीव विजुअल एलिमेंट्स। कैसे जो हमारी ह्यूमन आई है वो परसीव करती है चीज़ों को, विजुअल एलिमेंट्स को, जो कि हमें किसी ने सिखाया नहीं है। अब मेरे को ये बोलूँ कि फॉर एग्जांपल ये तो हमें पता है कि ये डस्टर ही है, बट अगर मैं किसी को नहीं बताऊँ कि ये डस्टर है तो वो इसको अपने दिमाग से कुछ और समझेगा।
So that is called as your how human eye perceive visual elements as a whole before recognizing into individual part. मतलब पूरी चीज़ों को समझने से पहले, ठीक है, सो एज अ होल कोई चीज़ को कैसे ह्यूमन आई देखती है इंडिविजुअल पार्ट को देखने से पहले. लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहती है? एलिमेंट्स दैट आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर आर परसीव्ड एज अ रिलेटेड ग्रुप. कहने का मतलब ये है, इन अ वेबसाइट मेन्यू लिंक्स प्लेस टाइटली टुगेदर आर व्यूज एज अ सिंगल नेविगेशन ब्लॉक. मतलब बहुत सारे लिंक होते हैं पर वेबसाइट क्या करती है, एक ही उसमें लिंक में अपने सारे लिंक्स को अटैच कर देती है. लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहती है कि छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं बट उसको क्या करा जाता है, एज अ ग्रुप ट्रीट किया जाता है. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहती है? सो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहती है? एलिमेंट्स दैट शेयर सिमिलर विजुअल कैरेक्टरिस्टिक. फॉर एग्जाम्पल आपके पास फॉर एग्जांपल, चलो इसका एग्जांपल अभी देती हूँ कि ये कहने का मतलब ये है कि आपके पास बटन्स हैं, ठीक है, तो बटन्स बहुत सारी चीज़ों के हैं, ऑल ओवर दे आर बटन्स बट विजुअली दे आर इन डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज. तो जो सेम कलर वाले होंगे वो सेम शेप वाले उनको एक चीज़ कंसिडर करेगी. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहती है कि अगर किसी चीज़ में एक कलर है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स में एक कलर है, बहुत सारे एलिमेंट्स में एक शेप है या एक साइज है, तो हम उसको एक ट्रीट करेंगे. वो क्या होती है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. इफ़ ऑल द वार्निंग बटन्स ऑन अ डैशबोर्ड आर कलर्ड रेड द यूजर इंस्टेंटली ग्रुप देयर फंक्शन टुगेदर. वेरी गुड एग्जाम्पल. आप जितने भी देख लो सिग्नल्स पे, नो पार्किंग देख लो, ठीक है, लेफ्ट टर्न देख लो, यू टर्न देख लो, जितने भी आपके सिंबल्स हैं वो सारे क्या होते हैं? एक सिंबल कैटेगरी में. उसको देखते ही, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जैसे आप वाइट बोर्ड के ऊपर रेड एरो देखोगे आपके दिमाग में यही आएगा ना कि इट्स अ ट्रैफिक रूल, राइट. तो ये क्या होता है कि जितने भी एक जैसी चीज़ें दिखने वाली होती हैं उसको क्या करते हैं हम एक कंसिडर करते हैं ऑटोमेटिकली. ये क्या होता है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. Section E, very very important question. CBSE uses these to test if the student can apply theory to real product. Guys, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, बहुत एग्जाम्पल देके पढ़ाया है, जिससे कि आप भी अगर डिज़ाइनर हो या नहीं हो कम से कम आपका क्रिएटिव माइंड तो बढ़े. तो ये क्या है कि आपको एज अ ये जो आपका चैप्टर है बेसिकली क्रिएटिव माइंड बिल्ड करने का, इसके ऊपर रियल बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं. फॉर एग्जांपल वो आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे और उसके बाद आपका क्रिएटिव माइंड देखेंगे कि आप इन थ्योरीज को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. पहला क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिक द डिज़ाइन ऑफ द डिस्प्ले एंड कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर ऑफ फॉर अ सीनियर सिटीजन जस्ट सजेस्ट टू डिज़ाइन इम्प्लीमेंट. क्या कह रहा है कि आपको एक डिस्प्ले बनाना है कंप्यूटर का और एक पूरा कंट्रोल का पूरा एक बनाना है. किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए बनाना है. तो आप क्या दो डिज़ाइन इम्प्रूव करोगे? कंप्यूटर ऑलरेडी है बट आप क्या उसमें इम्प्रूव करोगे? पहले, स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंटरफेसेस ऑफन फेल सीनियर सिटीजन्स ड्यू टू स्मॉल टाइपोग्राफी. फॉर एग्जांपल एक्चुअली में ये जो आपका कीबोर्ड होता है इसकी बहुत छोटी छोटी टाइपोग्राफी होती है, राइट. तो क्या होता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको प्रॉब्लम आएगी देखने में. लो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या होता है कि लाइट वगैरह जो है बहुत ही लो कॉन्ट्रास्ट है ना. तो आप लाइट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करोगे, इन सब काम पे काम करोगे. इम्प्रूवमेंट 1, अप्लाइंग गैसोल्ट लॉ ऑफ सिमिलैरिटी to group basic function together with high contrast, oversized icons are bold and readable typography. वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी गैसोल्ट थ्योरी लगाऊंगा और जैसे जितने भी नंबर है, आपने देखा होगा कीबोर्ड ऐसे वाले कम आते हैं कि जितने भी नंबर है उनको रेड दे दो, जितने भी अल्फ़ाबेट है उनको ग्रीन दे दो. तो सो दैट दिस इज़ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कि एक अगर सीनियर बनता है तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सारे मेरे अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे नंबर है, तो इट्स ईजी फॉर देम टू क्लिक. तो एक नाइस आइडिया है. प्लस आपके जो कीबोर्ड्स होंगे उनके आप साइज़ बड़े कर सकते हो क्योंकि सीनियर बंदे को उसको देखने में ईजी रहे. इम्प्रूवमेंट 2 क्या होगा? रिप्लेसिंग द स्टैंडर्ड हाईली सेंसिटिव माउस विद अ टेक्टाइल ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन इंटरफेस. तो या फिर आप माउस की जगह पे क्या करोगे? टच स्क्रीन करोगे. माउस को यूज़ करने से अच्छा है कि वो सीधा टच कर ले, जो कि आजकल आ भी रहा है. तो फिर आप क्या बोल रहे हो कि आपका डिस्प्ले में क्या होना चाहिए? टच स्क्रीन होना चाहिए, राइट. सिंप्लीफाइंग द फिजिकल कंट्रोल एक्सपेक्ट फॉर यूज़र्स विद लिमिटेड मोटर स्किल्स. फॉर एग्जांपल हर किसी को माउस वगैरह यूज़ करने में या फिर सीनियर बंदे को हो सकता है तकलीफ हो, तो इट्स बेटर टू हैव अ टच स्क्रीन वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज अ डिज़ाइनर यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ न्यू लाइन ऑफ एर्गोनॉमिक फुटवेयर फॉर वर्किंग वुमेन. जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो औरतें काम पे जाती हैं, जो लेडीज़ होती हैं जो वर्किंग है ऑफिस में जाती है, उनके लिए आपको क्या करना है?
एर्गोनॉमिक फुटवेयर आपको रेडी करना है, ठीक है। व्हाट एट्रीब्यूट्स विल यू प्रायोरिटाइज टू एंश्योर इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। तो आप क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखोगे एक गुड प्रोडक्ट के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए। तो आपको देखो, जब आप वर्किंग वुमेन के लिए कर रहे हो तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि उनको कंफर्टेबल होना चाहिए। वर्किंग वुमेन घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाएगी तो उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसे चलना पड़ेगा ऑफिस में भी, है ना। अगर वो एक जगह पे बैठी हुई है तो भी उसे बहुत ज़्यादा मतलब एस्थेटिक्स, और वो वुमेन है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगना चाहिए, प्लस फॉर्मल लगना चाहिए क्योंकि वर्किंग वुमेन है, ऑफिस में जाएगी तो फॉर्मल होना चाहिए, राइट। और ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। तो पहला पॉइंट आता है एर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट, जहाँ पे यूजिंग शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल टू रिड्यूस मैस्कुल स्केलेटल स्ट्रेन ड्यूरिंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो क्या कह रहे हैं कि जो आप, क्योंकि आप पूरे टाइम कंप्यूटर पे काम कर रही हैं वर्किंग वुमेन्स आजकल, तो मैं शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल अपने जूतों में लगाऊंगी। जो भी मेरा फुटवेयर है, चाहे वो चप्पल है, सैंडल है, तो मैं उसमें क्या करूँगी, शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाऊंगी जो कि उनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स में स्ट्रेन ना दे, पैरों पे कंफर्टेबल रहे। ड्यूरेबल मतलब यूटिलाइजिंग हाई क्वालिटी मटेरियल, कि अगर वो एक बार खरीदें तो वो अलग अलग सीजन्स में पहन पाएँ और वो जल्दी फटे नहीं, ख़राब ना हो, क्योंकि टीयर एंड वियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एस्थेटिक्स का मतलब, क्योंकि एक मॉडर्न प्रोफेशनल, एक बोल्ड वर्किंग वुमेन शो कर रहे हो तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी, स्टाइलाइज सी एस्थेटिक चप्पल होनी चाहिए, या फिर आप शूज़ कर रहे हो तो एस्थेटिक शूज़ होने चाहिए। सिंप्लिसिटी, एंश्योरिंग द फुटवेयर इज़ ईजी टू पुट ऑन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी डिज़ाइन के लिए कि पहली चीज़ उसकी ब्यूटी और दूसरी चीज़ उसका फंक्शन, कि उसमें काम जो है वो ढंग से, मतलब कंफर्टेबल चप्पल है कि नहीं है, या जूते हैं तो कंफर्टेबल है कि नहीं है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करना है। सिंप्लिसिटी, इजीली पहना जा रहा है, नहीं पहना जा रहा, जूता ऐसा बना दिया कि उसमें पैर ही नहीं जा रहा है, उसमें बांधने में बहुत टाइम लग रहा है। फॉर अ वर्किंग वुमेन वी नीड टू कीप श्योर, ये तो इसमें लिखा नहीं, मैं बता रही हूँ, बट अगर उन्हें ऑफिस जाने में लेट या फिर उन्हें जल्दी है तो फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जूते टाई अप या पहनने में उनको टाइम लगेगा, राइट। तो ज़्यादा ईजी टू वेयर वाली चीज़ें वहाँ पर रखनी पड़ती हैं। अब हम कुछ एडिशनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये मैंने अपने प्री वाई क्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। एडिशनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये मैं ढूंढ के लेके आई हूँ, मतलब ये क्वेश्चंस आई हैव अ चांस कि मे बी आ सकते हैं या मे बी नहीं आ सकते हैं, बट हम इसको ज़रूर करते हैं। विच गैसोल्ट प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स वाई वी परसीव अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डॉट्स एज अ सिंगल। छोटे छोटे डॉट्स को हम एज अ सिंगल यूनिट, या फिर हम उसको एज अ कॉन्टीन्यूस चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटे छोटे डॉट्स लगा दूँ तो क्या आपने देखा होगा कि बच्चों को डॉट्स लगा के दिए जाते हैं, बच्चा अपने आप जोड़ता है, कैसे, क्योंकि वो होता है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि आप कैसे छोटे छोटे डॉट्स को, छोटे छोटे एलिमेंट्स को एक कंसिडर करते हो, वो क्या होता है, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। व्हाट इज द गोल्डन रूल, आपको आई थिंक गैसोल्ट के सारे बेटा पता होने चाहिए। लॉ ऑफ क्लोजर क्या होता है, सारे पॉइंट्स को आप एक होल कंसिडर करते हो। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है कि एक जैसी शेप, एक जैसे साइज, एक जैसे कलर को आप एक यूनिट कंसिडर करते हो। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट कर लेते हो, मतलब पॉइंट्स का मतलब अगर एक कोई छोटा पैटर्न बना होगा तो आप उसको एज अ कॉन्टिन्यूटी उसको समझते हो। तो गाइज प्लीज़ गैसोल्ट थ्योरी को ज़रूर पढ़ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को और डिज़ाइन थिंकिंग को, तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। What is golden rule to follow during the ideate brainstorming phase of the design process? जब आपने लोगों से एम्पथाइज कर लिया तो आइडिएशन के टाइम पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट डिस्कार्ड आइडियाज दैट आर टू एक्सपेंसिव, वेरी रॉन्ग। सस्पेंड जजमेंट एंड एनकरेज वाइल्ड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। फोकस ओनली ऑन द ईजिएस्ट सॉल्यूशन, लेट द लीड डिजाइनर टू ऑल द टॉकिंग्स। नहीं, पहली बात यह है, आपके पास जो सबसे महंगा आइडिया आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे, नहीं। गोल्डन रूल क्या कहता है कि जब भी आपके पास कोई आइडिया आता है, सबसे पहले आप उसके ऊपर सस्पेंड जजमेंट एंड एनकरेज वाइल्ड आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। जो सबसे पहले आपका आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ है, आप उनको क्या करो, उनके बारे में सोचो और उनको जज करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि वो ही आपका क्या है, सबसे पहले ईजिएस्ट सॉल्यूशन उठा लोगे तो वो तो हर कोई कर रहा है ना। सबसे पहले आपको आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ के ऊपर सोचना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स इन द डैश स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सेल्स रीच देयर एब्सोल्यूट पीक। ऐसे कौन सा टाइम है जहाँ पे, जैसे आईफोन है, जब हर किसी के पास आईफोन था, तो उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी स्टेज। किसी भी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, फॉर एग्जांपल अनारकली सूट है, एक टाइम पे आके वो सबके पास हो गया था और वो बिल्कुल आउटडेटेड हो गया था उसके बाद। तो वो जो स्टेज जब वो सबके पास था, इतना ज़्यादा मार्केट में चल रहा था, वो क्या होता है, मैच्योरिटी टाइम, जहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है, अपनी सेल्स उसकी पीक पे होती है, द मार्केट बिकम सैचुरेटेड एंड कॉम्पिटिटर्स बिगेन रिलीजिंग सिमिलर प्रोडक्ट। जहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या होता है, कॉपी होने लग जाता है और कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, कॉपी करना चालू कर देते हैं।
ब्रीफली एक्सप्लेन द गेसोल्ट लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड विद सिंपल एग्जाम्पल्स। अब ये क्या है, इसका अगेन गेसोल्ट का एक लॉ है, लॉ ऑफ फिगर और ग्राउंड, जो कि कहता है दैट पीपल इंस्टिंक्टिवली परसीव ऑब्जेक्ट एज ईदर बीइंग इन द फोरग्राउंड और ऑन द बैकग्राउंड। कोई भी चीज़ अगर मैं ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल पेपर पे एक एप्पल भी करूँगी, लोग उसको कंसीडर करने लग जाते हैं कि या तो ये बैकग्राउंड में है या ग्राउंड पे है। अपने आप उसका जो फिगर है, लॉ ऑफ फिगर क्या कहती है कि लोग उसको ऑटोमेटिकली या तो उसका फोरग्राउंड मतलब मेन ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड को अपने आप अचीव कर लेते हैं। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, स्पेस में भी होता है। स्पेस का मतलब ये है, अगर मेरे पास एक ब्लैंक शीट है, ब्लैंक शीट के ऊपर मैं एक डॉट लगा दूँ तो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने लग जाओगे कि डॉट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है, और वाइट क्या है, आपका बैकग्राउंड है ना। ठीक है, तो ये क्या है, आपको किसी ने बोला है वैसे कि जो डॉट होगा वो मेन ऑब्जेक्ट है और बैकग्राउंड आपका बेसिकली वाइट पेपर बैकग्राउंड है। ये भी तो हो सकता है कि वाइट पेपर आपका मेन चीज़ हो और आपका ब्लैक बैकग्राउंड हो, बट लोग इसको ऑटोमेटिकली कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फोरहेड पे बिंदी लगाई तो बिंदी को वो आपका मेन ऑब्जेक्ट समझेंगे और बैकग्राउंड को आपका फोरहेड समझेंगे। बट दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ फिगर कि ब्लैक टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन अ वाइट पेपर। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो क्या होता है, फिगर होता है, और वाइट पेपर क्या होगा, ग्राउंड। किसी ने बोला तो नहीं है ना, ये भी तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी ब्लैक पेपर हो और उसके ऊपर वाइट पेपर चिपकाया गया हो, बट लोग ऐसा नहीं सोचते। लोग ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, फोरग्राउंड को और ग्राउंड को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। What is the specific purpose of conducting a focus group during discovery and research phase? तो जो आपका फोकस ग्रुप होता है जब आप लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था एथनोग्राफी, फोकस ग्रुप होता है और आपका कार्ड सॉर्टिंग होता है, ये 3 पार्ट्स होते हैं एम्पैथाइज के। तो ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस क्या है फोकस ग्रुप का, अ फोकस ग्रुप ब्रिंग्स टुगेदर अ स्मॉल एंड अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पोटेंशियल यूजर्स। कौन, मैंने इतने लोगों से बात करी बट उसमें से 5-10 लोग होंगे जो मेरे को मेन आइडिया दे रहे हैं, बेसिकली मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो उन लोगों के साथ मैं अपनी फीलिंग को डिस्कस करूंगी, उन लोगों को समझूंगी, उनके एटीट्यूड को समझूंगी, उनके रिएक्शन को समझूंगी, और ये सब समझ के मैं अपना एम्पैथी मैप को बनाऊंगी। यही इसमें लिखा है, टू डिस्कस देयर फीलिंग, एटीट्यूड एंड रिएक्शन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम, अर्ली प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइडिंग डिजाइनर विद अ क्वालिटेटिव साइकोलॉजिकल इंसाइट। व्हाट डज द टर्म प्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ गुड प्रोडक्ट का मतलब यह है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको ध्यान में रखना पड़ता है उसकी कॉस्टिंग को लेके, क्या उसकी कॉस्टिंग सही है, क्या इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते टाइम इसकी कॉस्टिंग या इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमें बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं पड़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमें अपनी ध्यान में रखनी पड़ती है। अ डिज़ाइन मस्ट लुक ब्यूटीफुल, हो सकता है कि एक डिज़ाइन ब्यूटीफुल लगे बट इट रिक्वायर्स इम्पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक और एक्सेसिवली एक्सपेंसिव मटेरियल, इट लैक्स प्रोड्यूसिबिलिटी। एक डिज़ाइन की प्रोड्यूसिबिलिटी तभी होती है जब वो आसानी से बन सके। अगर एक डिज़ाइन बहुत सुंदर है बट वो बन ही नहीं सकता दोबारा, या फिर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्पॉसिबल है या फिर बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो क्या हो गया, वो फीजिबल डिज़ाइन नहीं है। 4 मार्कर क्वेश्चन में आता है, व्हाई इज पायलटिंग एंड टेस्टिंग फेज critical before mass producing a new product, mention 2 risk of skipping this step। ये बोल रहा है कि जो आपका लास्ट स्टेज आता है प्रोटोटाइप के बाद, जो कि आपका टेस्टिंग स्टेज होता है या फिर उसको हम बोलते हैं पायलटिंग स्टेज, ये क्यों ज़रूरी होता है। क्या एक डिज़ाइनर इसको स्किप कर सकता है? बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसको मार्केट में टेस्ट करवा के फीडबैक लो। ये कह रहा है कि बिफोर मास प्रोड्यूसिंग, अगर मैं इसके एक टी शर्ट के 5000 पीस बना रही हूँ, उससे पहले मुझे एक टी शर्ट बना के मार्केट से उसकी कॉस्टिंग, उसका फीडबैक लेना चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? पायलटिंग इन्वॉल्व टेस्टिंग ऑफ फुली फंक्शनल प्रोटोटाइप। एक प्रोटोटाइप को आप टेस्ट करो इन रियल वर्ल्ड। हमारे दिमाग का जो आइडिया अब क्या है, ये एक्चुअली में सॉल्व कर रहा है लोगों की प्रॉब्लम, वो आएगा आपका टेस्टिंग से, सर्वे से। इट इज़ क्रिटिकल बिकॉज इट रिवील्स फ्लॉज दैट डिज़ाइनर मिस्ड इन द स्टूडियो। हो सकता है मैंने एक सिपर विद द लाइट बनाते हुए, जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम पीछे डिस्कस करी कि एक सिपर में लाइट होगी तो मुझे रात को दिखाई देगी, क्या पता है इसको बनाते हुए मुझे कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़े। लोग बोलें कि ये तो लाइट बहुत ज़्यादा चुभ रही है, या इस लाइट का कलर येलो की जगह रेड होना चाहिए, या फिर इस लाइट को आप लगाओ ही मत, यहाँ पे कुछ और लगा दो कि कुछ नियॉन टाइप का लगा दो। तो ये सब क्या पता चलेगा, फीडबैक। हो सकता है मेरे दिमाग में ना आया हो, पर मैं अपना प्रोटोटाइप जब मार्केट में लेके जाऊंगी तो क्या करूँगी, लोगों से फीडबैक लेके उसमें चेंजेस करूँगी, तो जिससे कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो। पहली बात, ये क्यों ज़रूरी होता है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फेलियर। क्या आपका प्रोडक्ट फेल हो, क्योंकि आपने पूरा टेस्ट करा है, लोगों के ऊपर पूरा ब्रेनस्टॉर्म करा है, तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट फेल होगा ही नहीं, मैक्सिमम चांस है कि नहीं होगा। तो रिलीजिंग अ प्रोडक्ट विद अ मेजर सेफ्टी,
ये क्या है कि आप अपना प्रोडक्ट को बना रहे हो विद अ मेजर सेफ्टी। सेकेंडली, मास प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट दैट टारगेट ऑडियंस, आपने ऑडियंस को समझा है। फाइन टू कन्फ्यूजिंग टू यूज़ लीडिंग टू पुअर सेल्स, अगर आपने एक प्रोडक्ट बना दिया जो कि ऑडियंस को समझ में ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं वो, लीडिंग टू पुअर सेल्स, तो आपका जो आइडिया है वो प्रॉपरली लोगों को समझ में आना चाहिए। डिफाइन ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन, ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन क्या होता है? हाउ डज अ डिज़ाइनर एंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट रिमेन्स ह्यूमन सेंट्रिक ड्यूरिंग डिस्कवरी फेज, कैसे एक डिज़ाइनर को पता चलता है कि जो उनका डिज़ाइन है वो ह्यूमन सेंट्रिक है, कि वो ह्यूमन सेंट्रिक है एक डिस्कवरी फेज में। ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन तब होता है, अप्रोच तब होती है जब आप ह्यूमन की, जो लोग उसको खरीदेंगे उसकी साइकोलॉजी को समझो, ठीक है। मान लो कोई आईफोन 16 खरीद रहा है, तो वो उसकी साइकोलॉजी क्या हो रही है कि मैंने अगर आईफोन 15 खरीदा, ये इससे बेटर है कि नहीं है, इसका इंटरफेस फास्ट है कि नहीं है, जल्दी चलता है नहीं चलता है। तो आपको उसकी फिजिकल नीड्स को समझना है कि वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, उसकी लिमिटेशन को समझना है, उसके पूरे एब्सोल्यूट आइडिया को उसके दिमाग में घुस के उसके यूज़र की प्रॉब्लम को समझना है। ड्यूरिंग द डिस्कवरी फेज अ डिज़ाइनर एंश्योर दिस बाय एक्टिवली शैडोइंग एथनोग्राफी, वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एथनोग्राफी करते हैं। वो बेसिकली एथनोग्राफी करेंगे, फोकस ग्रुप बनाएंगे और कार्ड सॉर्टिंग पे काम करेंगे, ठीक है। जहाँ पे वो क्या करेंगे, डीप इंटरव्यूज़ लेंगे लोगों से, कोई बायस नहीं, मतलब ये नहीं कि मेरे मन में ये हो सकता है वो चीज़ सामने वाला एक्सेप्ट ही ना करे, तो आपको यूज़र को समझते हुए पूरा इमोशनल जर्नल बनाना है, ठीक है। लास्ट पेज पे आ गया गाइस, एम्पैथी मैप क्या करती है। एम्पैथी मैप के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी मैप लेआउट, देखो लिखा है क्रिएट अ बेसिक एम्पैथी मैप लेआउट फॉर अ हाई स्कूल स्टूडेंट हु इज स्ट्रगलिंग टू ऑर्गेनाइज देयर स्टडी डेस्क। फॉर एग्जाम्पल कोई अपना टेबल को नहीं संभाल पा रहा, तो उस बंदे के ऊपर आपको एम्पैथी मैप बनाना है। तो पहली 4 चीज़ें, 4 क्वाड्रेंट बनाओगे, बीच में सर्कल, 4 क्वाड्रेंट बना के क्या लिखोगे, से क्या वो बोलना चाह रहा है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई नोट्स, मुझे नहीं मिल रहे हैं नोट्स, मेरे कहाँ रखे हैं टेबल के ऊपर, मेरे डेस्क की बहुत छोटी है, तो उसकी प्रॉब्लम को आप पहले सुनोगे। दूसरा, थिंक, कि वो क्या सोच रहा है। आई फील ओवरवेलम बिफोर आई इवन स्टार्ट स्टडिंग, स्टडिंग से पहले मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। क्या पता कि उसकी डेस्क अच्छी हो पर उसका माइंड ही इतना अपसेट है कि उसको कुछ चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं, तो इसलिए कहते हैं कि सोचना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा होता है डज, क्या वो पाइल्स बुक्स रैंडमली ऑन द फ्लोर, कि वो कर क्या रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी हैबिट ही गंदी है, फॉर एग्जाम्पल कि अपनी सारी की सारी बुक्स को इधर उधर फेंक देता है, तो उसको कभी भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या कर रहा है वो भी समझना पड़ेगा। फील्स, उसको क्या फील हो रहा है, अगर उसको अपनी डेस्क पे कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको फील क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, यार मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, वो सारी चीज़ें बाहर निकाल रहा है, फेंक रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। तो ये क्या होता है, एम्पैथी मैप होता है कि लोग बोल क्या रहे हैं, थिंक क्या कर रहे हैं, डज वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और कैसा उसे महसूस हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डेवलपिंग अ न्यू लाइन क्विल्टेड होम फर्निशिंग। होम फर्निशिंग ये तो मेरा एरिया है, होम फर्निशिंग का मतलब है आप पिलोज बना रहे हो, थ्रोज बना रहे हो। अप्लाई द 3 स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, तो उसके लिए आप 3 चीज़ों को क्या ध्यान में रखोगे। अगर एक कस्टमर क्या है, लिविंग रूम में रहता है, वो एक छोटे लिविंग रूम में रहता है, तो आपको उसके लिए बेडिंग थ्रो बनाते हुए क्या रखोगे। पहली चीज़ तो एम्पैथाइज करोगे, पीपल को इंटरव्यू करोगे जो स्मॉल अपार्टमेंट्स में रहते हैं। यह आपको कह रहा है कि पूरा प्रोसेस बताओ क्या फॉलो करोगे। पहले आप लोगों के साथ मिलोगे, स्मॉल अपार्टमेंट वाले लोगों से बात करोगे, उनकी प्रॉब्लम को समझोगे कि कहीं मैं बेडशीट बहुत बड़ी ना बना दूं कि उनके पास रखने की जगह ही ना हो, है ना। तो उनकी प्रॉब्लम को समझोगे, क्योंकि वो छोटे एरिया में रहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है कि क्या उनका वर्क स्पेस और गेस्ट रूम एक ही तो नहीं है। डिफाइन, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखोगे। यंग प्रोफेशनल इन स्मॉल अपार्टमेंट नीड होम फर्निशिंग दैट आर एस्थेटिकली प्लीजिंग। बहुत लोग जो कि स्मॉल अपार्टमेंट में रहते हैं या वर्किंग इन्वायरमेंट में रहते हैं, उन्हें घर आके बहुत ही प्लीजिंग घर चाहिए, बहुत ही सुंदर घर चाहिए। तो उसमें उनका ब्लैंकेट कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके साथ फिर आप आइडियाज़ निकालोगे कि साइज़ कैसा होना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। आई होप यू गाइज यू लव दिस वीडियो, जितना मैंने समझाया आपको पसंद आया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, डू कमेंट डाउन, डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। अभी मैंने सिर्फ यूनिट 1 बनाई है, टुमारो आई विल मेक यूनिट 2 ऑल्सो फॉर यू, बट उसके लिए आई वॉन्ट यू गाइज टू बी एक्टिव। अगर आप एक्टिव होंगे मुझे समझ में आएगा कि हाँ जो मैं बना रही हूँ वो लोगों को नीड है, क्योंकि मैं भी एक एज अ डिज़ाइनर मैं ये समझूंगी ना कि अगर मैं ये बना रही हूँ क्या आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। ज़रूरत होगी वो मुझे पता चलेगा आपके कमेंट से, आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से। तो अगर नीड होगी तभी मैं यूनिट 2 बनाऊंगी, अगर नीड होगी नहीं तो क्यों बनाऊंगी यूनिट 2, ठीक है। चलो बाय बाय।